इस वीडियो में आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में। इसमें बताया गया है कितने सेक्शंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। और यही इंस्ट्रक्शन नीचे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। आपको बताना इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें A, B और C ये सभी रेशनल नंबर है। तो इसमें लास्ट में जो ऑप्शन डी है ये आपका इरेशनल नंबर रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 इस तरीके से, यानी कि डिजिट सेम रिपीट नहीं हो रही। इसलिए जिसमें अपना जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट में ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए 80 की पावर -2, सबसे पहले 81 की पावर है -2 और इसकी पावर जो है 1/4 है, यानी कि स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पे जब 4 लिख देते हैं इसका मतलब होता है कि इसकी पावर 1/4। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 81 की पावर -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, काटेंगे इसको तो कितने पर बचेगा अपना 1/2। तो 81 का यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर -1/2। जब 81 की पावर अगर माइनस है उसको प्लस बनाने के लिए हम इसको 1 के नीचे रखेंगे, तो इसमें आ जाएगा 81 की पावर 1/2, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट। 81 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 9, यानी ऊपर 1 आएगा नीचे 9 आएगा। तो 1/9 जो इसका राइट आंसर होगा जब इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। इसमें ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 4, इसमें आपको x के गुणांक बताने हैं। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a + b का क्यूब, a³ यानी x³ प्लस b³ यानी 3³ प्लस में 3ab इंटू a + b, इस तरीके से। अब इसमें x के गुणांक बताने जो x के मल्टीप्लाई में हो। तो पहले वाली दोनों टर्म को तो हमें छोड़ देंगे, हमें बस इससे मतलब है। इसकी मल्टीप्लाई अब इससे भी नहीं करेंगे क्योंकि x² आएगा। इसकी मल्टीप्लाई ओनली 3 से करके देखेंगे। तो 3 की 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 27, तो ये आएगा 27 और उसके साथ x। तो इसमें x का जो आपको कोफिशिएंट बताना है तो x का कोफिशिएंट होगा 27। क्वेश्चन 4 राइट आंसर है अपना 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, यहाँ पे एक रेखिक समीकरण दी गई है। ये y x को किसी बिंदु पे काटता है, यानी कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है अपने पास। ये y एक्सिस पे काटता है। तो y एक्सिस पे जब काटेगा तो x की वैल्यू क्या होगी 0। तो x की वैल्यू 0, देखिए a वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया अपने पास और c वाला हो गया। अब बच गए b और d। अब अपने पास इसके अंदर रख लेंगे 2 × x की वैल्यू 0 प्लस 3y = 6। ये 0 हो गया पहला, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी अपने पास आएगी 2, x0 y2। तो क्वेश्चन 5 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, द लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, तो 2 वेरिएबल जो होंगे तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन में जो है 6 का राइट आंसर अपना ऑप्शन सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर ये x दोनों साइड कट जाता तो इसके सॉल्यूशन 1 होता, लेकिन ये 3x और ये x है, 2x बचेगा और प्लस साथ में जो है -y है = -1। क्वेश्चन 7, यदि 2 पॉइंटों के निर्देशांक दे रखे हैं तो आपको जो है यहाँ पे एब्सिसा ऑफ P उसमें से घटाना है एब्सिसा ऑफ Q। तो एब्सिसा क्या होता है, x को बोलते हैं, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा बोलते हैं। तो पहले वाले में P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट में एब्सिसा है -2, इसमें से माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन है ये। एब्सिसा ऑफ Q, तो Q में जो एब्सिसा वो है -3। अब इसको सोल्व करेंगे -2 माइनस प्लस, तो जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास +1। तो क्वेश्चन 7 में राइट आंसर अपना +1। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 8, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ऑन ए सॉलिड हैज। तो सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं, सॉलिड के 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट मान सकते हो आप एक तरीके से, जिसको बोलते हैं 3D। क्वेश्चन 9,
द थिंग्स विच आर डबल आर सेम थिंग्स आर, जब सेम चीज़ों को डबल किया जाता है तो वो चीज़ें क्या रहेंगी, इक्वल, यानी कि बराबर रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। क्वेश्चन 10, इफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन्स ऑन द रेशियो 2:3, द ग्रेटर ऑफ द एंगल, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, एक दूसरे से इस तरीके से काट रही हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो है, एक को मान लिया ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, तो इन में से बड़ा एंगल आपको निकालना है। तो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180, तो 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू आएगी 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 3 15 30, तो इसमें कितना बचेगा 36, तो x की वैल्यू 36 है, तो आपको बड़ा एंगल बताना है। बड़ा जो एंगल है वो 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में 36, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108। तो बड़ा जो एंगल होगा क्वेश्चन 10 में बड़ा एंगल आएगा 108 डिग्री। क्वेश्चन 10 ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 11, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक है डी ई एफ, इसमें ए बी डी एफ के बराबर है। तो मैं देख लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ सबसे पहले, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो देखिए यहाँ पे डी ई एफ, ए बी जो है एफ डी के बराबर है, एफ डी के इस साइड के क्या है बराबर है, एंगल ए डी के बराबर है, एंगल ए क्या है डी के बराबर है। तो इसमें जो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी की सहायता से क्या चीज़ बराबर हो जाएंगी, तो इसमें जो अपना क्वेश्चन 11 है, इसमें जो ए सी है वो डी ई के बराबर होगा, जो ए सी है ये वाली साइड, यानी ये डी ई के क्या आ जाएगी बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है अपना क्वेश्चन 11 में, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 देखिए ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे देखिए इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फॉर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए क्या सही नहीं है। तो पैरेललोग्राम इस तरीके से आपका डायग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये एंगल इसके बराबर होता है, जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल बिल्कुल ट्रू, अपोजिट एंगल्स इक्वल ये भी ट्रू, अपोजिट एंगल्स लास्ट में है डायगोनल बाइसेक्ट ये भी ट्रू। लेकिन जब अपोजिट एंगल्स जो है वो बाइसेक्ट नहीं करते, यानी ये छोटा होता है एक बड़ा होता है, यानी ये बराबर नहीं होते। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो जो इसमें ऑप्शन सी है ये अपना राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस तरीके से अपने पास एक क्वाड्रिलेटर है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसकी इक्वल है। बात याद रखना, ये अगर 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो आपको इसका नेम कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका जो नाम है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या नाम है। मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि दोनों साइड बराबर हैं, ये 5-5 सेंटीमीटर की। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन 13, इसमें ए ओ बी जो एक डायमीटर है ए सी बी सी के बराबर है, ए सी जो बी सी की क्या है बराबर है। एंगल सी ए बी निकालना है, सी ए बी ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए अगर ये बराबर है तो ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल बनते हैं किसी डायमीटर के द्वारा, सेमी सर्कल के अंदर वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हो गया अपने पास 90 डिग्री, ये साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। दोनों एंगल अगर बराबर हैं वो 90 का है तो दोनों 45 के बचेंगे, 45। तो क्वेश्चन 13 राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बतानी, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर, और ये अपने पास दिया हुआ है 9√3। √3 से √3 कैंसिल, अब जो 4 है नीचे डिवाइड में आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 36। तो ए स्क्वेयर 36 है तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 36 का स्क्वेयर रूट यानी कि +-6। अब आपको पता होगा जो साइड होती है वो माइनस में तो लेते नहीं है, तो इसमें ए की जो वैल्यू होगी +6 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन 14 जो इसकी साइड होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 15, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा यदि इसकी रेडियस 2r है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। लेकिन यहाँ पे जो r है 4/3 और r की जगह पे आएगा 2r³। अब इसको सोल्व करेंगे, 4/3 2 का क्यूब होता है 8 और r³ इसके साथ क्या आएगा r³।
अब इसको सोल्व करेंगे अपने को, तो 8 की और 4 की मल्टीप्लाई 32, नीचे आएगा 3 और पाई आर क्यूब। ये इसका राइट आंसर रहेगा 32 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन 16, ऊपर हिंदी में है नीचे इंग्लिश में है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया बताना है यदि रेडियस r बाई 2 हो और इसकी स्लैंट हाइट हो 2l, स्लैंट हाइट है 2l। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है टी ऐसे कोन का ये होता है, देखिए सबसे पहले एक तो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एल प्लस आर। अब इसमें आर की जगह जो है ये दिया हुआ है इसने आर बाई 2 है, इसने पहले दे दिया आर बाई 2, और जो एल है उसकी जगह पे है 2l प्लस में आर बाई 2। ये रहेगा। अगर आप इतना छोड़ना चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं। यदि आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अंदर जाएगा, तो इसमें पहले देखिए 2 अंदर जाएगा तो मैं बताता हूँ। एक तो पाई बाहर बचेगा आर, एल प्लस में आर बाई 4। जब ये 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो इस एल के जो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये अपना आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन 17, इफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है हेमिस्फीयर का। तो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये अपने पास है 18 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से काटेंगे 9, 9 और 3 से 3 की मल्टीप्लाई 27, 3 का क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू आ गई अपने पास 3, आर की वैल्यू अपने पास 3 है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर एक तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधा है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये अपने पास बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में ऊपर एक सर्कल होगा तो उसमें प्लस में पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब सोल्व कर लेते हैं। 3 पाई आर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 पाई, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, इस क्लास का आपको क्लास मार्क बताना है। तो क्लास मार्क के लिए क्या कर देंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे 210, 210 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 105। क्वेश्चन 19, ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बता रखा है कि दोनों स्टेटमेंट अगर सही हो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आपको ए चूज करना है। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, ए सही है लेकिन आर गलत है तो सी, ए गलत है लेकिन आर और आर दोनों गलत है तो डी। तो इसमें सबसे पहला देखिए 19, अब ये कथन है कि x3 है y2 है, तो आप इस समीकरण को जब सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 17 आएगी। तो सोल्व करके देख लेते हैं। 3 × 3 प्लस में 4 × y यानी कि 2, जब सोल्व करेंगे 9 प्लस में 8, 17 आ रही है। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये क्या अपनी राइट है, ट्रू। सेकंड है कि 3x प्लस 4 जो एक चर में एक रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण है लीनियर इक्वेशन, ये सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्वेश्चन 19 में जो अपना राइट आंसर होगा ये होगा अपना ऑप्शन बी। याद रखना क्वेश्चन 19 में ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 20, एक चक्रीय चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोण x और y है, इस प्रकार है कि x y के तिगुने से 60 डिग्री कम हो तो x 140 होगा। तो नीचे देखिए सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में इसमें अपोजिट एंगल एक x हो गया, एक y हो गया। अब अपोजिट एंगल का जो जोड़ होता है वो होता है 180, तो x प्लस वाई। लेकिन इसने क्या बोला है कि x y इस प्रकार है कि x बराबर है y के 3 गुणे से 60 कम है, यानी कि इससे 60 कम है तो x जो है 60 कम है तो इसमें 60 घटा लेंगे। जब इसको सोल्व कर लेंगे x की वैल्यू 140 है, यहाँ पे रख लेते हैं 140 और 60 इधर आएगा, प्लस में 60 इज इक्वल टू 3y ऐड करेंगे तो 200 इज इक्वल टू 3y। तो y की जो वैल्यू आएगी 200 डिवाइड बाई 3, पूरा डिवाइड नहीं होगा, जबकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी क्या हो गई, फॉल्स, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में किसी भी एक युग्म का जोड़ 180 होता है, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया था। आज सर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं उनमें अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है,
ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन 20 में जो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी। 20 में जो ये वाला है, डी वाला नहीं, क्वेश्चन 20 में जो क्वेश्चन 20 है इसमें सी वाला सही है, ठीक है। यानी कि अभी थोड़ा सा इसमें डाउट है, 1 मिनट रुकना मैं देखता हूँ। इसमें वैसे कौन सा भी सही नहीं लग रहा भाई, क्योंकि ये देखिए पहली स्टेटमेंट तो अपनी फॉल्स है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये कौन से में भी नहीं दे रखी। तो ये कई बार क्या होता है मिस प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा मिलेगा कि अभिकथन गलत और जो कारण है वो यहाँ पे मिलेगा ट्रू, यानी कि सही। ये बाई मिस्टेक हो गया होगा शायद, इसको टाइप करने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है नीचे यहाँ पे क्वेश्चन 19 आपको ऊपर इंग्लिश में है, दोनों में इंग्लिश में दे रखा है। वो इससे पहले जो हमने सोल्व किया था वो हिंदी में था। सेक्शन बी क्वेश्चन 21, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू 250 है। ए बी बी सी सी ए की 3 है। आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसका आपको यूज़ करना है। अब ए प्लस बी प्लस सी, अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू 250 है, प्लस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 3 है। अब सोल्व कर लेते हैं। 250 प्लस में 6 यानी कि 256। ये है ए स्क्वेयर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर की वैल्यू। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो स्क्वेयर आगे जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा। जब इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो ये आएगा +-16। इसी के ओर में है जांच कीजिए कि x+1 इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आएगी -1। अब इसके अंदर रख लेते हैं, इस इक्वेशन के यानी कि पोलिनोमियल के अंदर रखेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वेयर -2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस में √2। जब आप इसको सोल्व करेंगे देखिए पहले -1, ये भी -1 प्लस में 2 प्लस √2 प्लस √2। अब सोल्व करेंगे तो अपने पास ही देखिए 2 प्लस √2 ये बच जाएगा, यानी कि और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 बचेगा। यानी कंप्लीट जो है ये रिमाइंडर यहाँ पे अपने पास 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। याद रखना ये नॉट ए फैक्टर। क्वेश्चन 22, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट प्लॉटेड इन द फिगर। इस फिगर में जो पॉइंट दिए गए हैं उनके आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखिए सोल्व करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट पहले एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, 4 3। एम की वैल्यू, एम है अपने पास पहले एक्स है -3 और वाई है 4। एस में जो पहले कोऑर्डिनेट आएगा एक्स का 3 और इसमें जो आएगा -4। एल में पहले एक्स यानी कि -5 और नेक्स्ट आएगा -4। तो ये जो है कोऑर्डिनेट रहेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो बीच में पॉइंट है इसका नेम क्या है और इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिलती हैं इसमें जो बीच का पॉइंट है उसका नाम क्या होता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। 23 में ए सी और बी डी बराबर, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी ये दोनों बराबर होंगे। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए सी प्लस में बी डी, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, और बी डी को लिख सकता हूँ बी सी प्लस में सी डी। अब दोनों साइड से बी सी बी सी कैंसिल हो जाएगा तो इसमें आएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये ऐसे ही प्रूव करना था बस, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वल फ्रॉम इक्वल। क्वेश्चन 24, ट्रायंगुलर की जो है साइड दे रखी है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसकी साइड है ए बी सी, तो इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा सभी का जोड़, यानी कि 41 + 40 + 9 डिवाइड बाई 2। सभी को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45। हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका आएगा स्क्वेयर रूट। 45 इंटू 45 माइनस में फर्स्ट साइड 41, 45 माइनस में सेकंड साइड यानी कि 40, और 45 माइनस में थर्ड साइड यानी कि 9, और इसका कंप्लीट स्क्वेयर रूट। अब इसको सोल्व करेंगे। 45 इंटू इसमें से जब 41 को माइनस करेंगे 4 आएगा, आगे 5 आएगा और लास्ट में 36 आएगा।
इन सभी को मल्टीप्लाई करके जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 180। याद रख लेना, इसका जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 180। क्वेश्चन 25, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज 25%। जो डायमीटर है वो डिक्रीज कर दिया, तो व्हाट परसेंट ऑफ सरफेस एरिया विल डिक्रीज, सरफेस एरिया कितना डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले पुराना सरफेस एरिया S1, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर डायमीटर को 25% घटाएंगे तो पहले था 2r, तो 2r का 25% निकालते हैं, 25 डिवाइड में 100, सोल्व करेंगे तो ये आएगा r/2, यानी कि 25 से काटेंगे 4 पे, 2 से काटेंगे 2, r/2 घट जाएगा। पहले 2r था, उसमें से r/2 अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा 3r/2। ये नई जो है रेडियस आ जाएगी, रेडियस नहीं डायमीटर, क्योंकि डायमीटर की बात कर रहा है, तो ये नई डायमीटर आएगी। अगर नया रेडियस की बात करें तो 3r/2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नई रेडियस आएगी, r = 3r/4। अब पुराना जो था S1 ये था 4πr², नया जो बनेगा S2 ये आएगा 4πr², r है अभी आपने निकाला था 3r/4। सोल्व कर लेंगे इसको तो 9π r² / 4। अब कितना जो है डिक्रीज हुआ है सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है S2 - S1 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू S2 - S1 डिवाइड बाई 2। और सॉरी, पहले कितना आ जाएगा अपना, पहले जो है S2 नहीं आएगा S1, सॉरी पहले आएगा S1, फिर आएगा S2 डिवाइड बाई S1 मल्टीप्लाई में 100। S1 अपने पास है 4πr², S2 अपने पास आ गया 9πr² डिवाइड बाई 4, और इन सभी के नीचे आ जाएगा 4πr² और मल्टीप्लाई में 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 43.75%। यहाँ पे एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद πr² दोनों ऊपर नीचे से कट जाएगा। इसी के ओर में है 25 में एक जोकर की कैप है जो राइट सर्कुलर कोन टाइप की है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट है 24 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ऐसी 10 अगर आपको बनानी है तो कितनी जो है यहाँ पे सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोन टाइप से दिया हुआ है, अपने पास इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर। पहले आपको स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो इसका फॉर्मूला होता है L = r² प्लस में h² और इसका स्क्वेयर रूट, यानी कि 7 का स्क्वेयर प्लस में 24 का स्क्वेयर रूट। 7 का स्क्वेयर 49, 24 का स्क्वेयर 576, दोनों को जोड़ेंगे 625, 625 का स्क्वेयर रूट होता है 25, तो इसकी स्लेंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका πrl, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया CSC। और ऐसे 10 हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो अपने पास जो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया 10 मल्टीप्लाई में πrl, तो पाई की वैल्यू 22/7, r अपने पास है 7 सेंटीमीटर, l अपने पास आ गया 25, 7 से 7 कैंसिल, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये अपने पास जो है टोटल एरिया आएगा 10 कैप्स का। नेक्स्ट है सेक्शन C, क्वेश्चन 26, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज का मतलब होता है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड। तो √3 - √5 का साइन चेंज करेंगे तो √3 + √5, √3 + √5। ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × √3 + √5 रहेगा। नीचे देखिए यहाँ पे a - b और आगे है a + b, सोल्व करेंगे तो नीचे आएगा a² यानी कि √3 का स्क्वेयर माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 - 5 बचेगा नीचे, 3 - 5 का मतलब है नीचे -2। तो ये इसका जो है राइट आंसर रहेगा। यदि माइनस का जो साइन अगर आप ऊपर रखना चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं, -5 √3 + √5 डिवाइड बाई 2। 27 इसके फैक्टराइज करने हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला है a - b का क्यूब यानी कि a³ - b³ - 3ab² प्लस में 3ab²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a³ - 3b³ - 3 × 4a² × 3b प्लस 3 ×
4a इंटू 3b स्क्वेयर, और ये डायरेक्ट हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। और इसको जब तो क्यूब है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, इस प्रकार 3 बार इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 28, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको इस तरीके से इंडिकेट करना है। तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो इसमें 0x प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना था इसको, ये हमने कर दिया। इस प्रकार आप कर सकते हैं। 29 में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, तीनों साइड यहाँ पे क्या है, पैरेलल हैं, याद रखना। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 का होगा। 90 में ये 55 का है, तो ऊपर जो जेड बच गया 90 में से अगर 55 को अगर आप माइनस करते हैं तो जेड की जो वैल्यू होगी ये अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे जेड की वैल्यू अपने पास आएगी 35 आ गई। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये को इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का जोड़ होगा 180। तो यहाँ से जो वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू आएगी अपने पास 125। वाई और एक्स ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 125। तो सारे एंगल आ गए। जेड अपने पास 35 डिग्री, वाई 125 डिग्री और एक्स भी 125 डिग्री। इस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन 30, 3 STD booths situated at A, B, C given in the figure operated by the handicapped person. These 3 booths are equidistant from the having length 2 meter from each other at the shown in the figure. यानी कि सभी बराबर डिस्टेंस के ऊपर हैं। अगर बराबर डिस्टेंस के ऊपर है तो ये अपना जो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें पूछा क्या, इसने BAC निकालना है। BAC ये कितना होगा? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ये 60 डिग्री आएगा ऊपर वाला। BAC 60 डिग्री। BOC निकालना है, BOC। अब कोई भी जो आर्क होती है वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो बाकी पार्ट का जो एंगल होता है उसका डबल बनाएगी। तो ऊपर अगर 60 का है तो यहाँ पे वो 120 डिग्री का बनाएगी। तो नेक्स्ट जो आएगा ये आएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। लास्ट में एरिया और बताना है। तो एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वेयर, और ए की वैल्यू अपने पास है 2। √3/4 ए स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा √3m स्क्वेयर। इसी के ओर में एक और में जो है और क्वेश्चन दिया हुआ है 30 का, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। यदि नॉन पैरेलल जो साइड है ट्रेपेजियम की वो इक्वल है तो ये साइक्लिक प्रूव करना। साइक्लिक का मतलब होता है अपोजिट एंगल का जोड़ 180। तो सबसे पहले देखिए ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, ये साइड इक्वल है, ये पैरेलल है। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 का, ये 90 का। अब ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। बीच वाली जो है ये हाइट है, हाइट भी बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए BCD, इसका मतलब जो D है वो C के बराबर है। एंगल D एंगल C के बराबर है। C का और B का जोड़ आपको पता होगा 180 है। C प्लस में B का सम 180 है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ये दो लाइनें इस तरीके से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 है। C D के बराबर है, तो आप C की जगह D का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल D प्लस में एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार कह सकते हैं जब भी अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को रिप्रेजेंट करता है। 31, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आर 14, 10 एंड 6। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें जो अपने पास ये सभी जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं सामने वाले, इनकी लेंथ दे रखी है अपने पास 14, 10 और 6। अब आपको क्या करना है, इसकी जो है यहाँ पे साइड निकालनी है, एरिया निकालना है। तो एरिया तभी निकलेगा जब इसके अपने को साइड पता हो। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है √3/4 ए स्क्वेयर। ए मतलब इसकी हमने कोई भी एक साइड माननी है, इज इक्वल टू। अब ट्रायंगल अगर ये परपेंडिकुलर डाला गया है
तो परपेंडिकुलर इसमें जो है साइड आ जाएगी अपने पास ए, ये भी है, ये भी है। तो 3 ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे। देखिए एक नीचे ट्रायंगल बनेगा ये वाला, इसी प्रकार एक ट्रायंगल ये इस प्रकार बनेगा और एक इस प्रकार। तो तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा एरिया का वो बराबर होगा। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी कि ये मल्टीप्लाई 14 प्लस 1/2 ए मल्टीप्लाई में 10 और प्लस में 1/2 ए मल्टीप्लाई में 6। अब सोल्व कर लेंगे सभी साइड से, देखा जाएगा। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखिए जब इसे सोल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 7, तो 7a यहाँ से बचेगा 5a और यहाँ पे बचेगा 3a। 7a प्लस 5a प्लस 3a, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 15a आएगा राइट साइड में। लेफ़्ट साइड में है √3/4 a स्क्वेयर और राइट साइड में है 15a। a से दो पावर है, एक a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 4 डिवाइड बाई √3। अब नीचे से √3 को अगर कैंसिल करना है तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, ऊपर आ जाएगा अपने पास 20 √3, नीचे 15 चौके 60 होते हैं 60 √3, नीचे आएगा √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 से काटेंगे 60 को 20, ये आएगा अपने पास 20 √3। ए की वैल्यू आ गई अपने पास, यानी कि जो साइड है वो आ गई 20 √3। तो एरिया हम निकाल सकते हैं √3/4 a स्क्वेयर यानी कि √3/4 20 √3 का स्क्वेयर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के पास अपने पास आएगा 300 √3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, ठीक है, स्टार में रख लो। ये क्वेश्चन हमेशा जो लगभग पूछा जाता है, याद रखना इसको। इसकी 3 साइडें हैं, तो अपने पास एक साइड है 12x, दूसरी होगी 17x, तीसरी होगी 25x और इसका पेरीमीटर है 540। तो सेमी पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो 12x प्लस में 17x प्लस में 25x डिवाइड बाई 2, सभी साइडों का जोड़ करके 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, इस प्रकार। सॉरी, ये तो सेमी पेरीमीटर है। पहले अपने को पेरीमीटर निकालना है, तो सभी को ऐड करेंगे 12x प्लस में 17x प्लस में 25x और ये बराबर है 540 के। इसको जोड़ेंगे तो 54x = 540। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 540 डिवाइड बाई 54 यानी कि 10। x की वैल्यू 10 आ गई। अब पहली है 12x यानी कि 120, दूसरी 170 और तीसरी साइड आएगी अपने पास 250। सभी साइड आ गई। ये तो साइड आ गई ABC। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 540 का आधा 270। अब ये क्वेश्चन अभी अपने पास एक ऊपर आया था जिसमें सारी साइड दे रखी थी। अब इरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, s × s - a s - b s - c और इसका स्क्वेयर रूट, यानी कि 270 मल्टीप्लाई में 120, 270 मल्टीप्लाई में 170 और लास्ट में है 270 मल्टीप्लाई में 250 और इन सभी का स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट लेने के बाद इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, लगभग मैंने सोल्व कर दिया। आपको बस क्या करना, माइनस करके इसका स्क्वेयर रूट लेना है। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें कि इसका आंसर क्या है। 32, एक्स की के की वैल्यू है वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स की वैल्यू दे रखी है। आपको इस इक्वेशन के अंदर रखना है पहले तो, यानी कि x - 5y प्लस में 6 = 0। एक्स की जगह पे के स्क्वेयर, 5 वाई की जगह पे के प्लस 6 = 0। के की वैल्यू आपको निकालनी है। के की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, सोल्व करनी है आपको। तो करते हैं इसको सोल्व। तो इसमें फैक्टर करेंगे तो के स्क्वेयर -3k -2k प्लस 6 = 0। जोड़ तो इन दोनों का जोड़ या सब्ट्रैक्ट तो -5 आ रहा है, उनकी मल्टीप्लाई आ रही है 6। पहले वाले में से k कॉमन आएगा, अंदर बचेगा k - 3। आगे वाले में से -2 कॉमन लेंगे तो k - 3 = 0। दोनों में से k - 3 कॉमन है तो अंदर बचेगा k - 2 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू एक आएगी 3 और एक आएगी 2। k की वैल्यू 3 और 2 आएंगी, याद रखना। इसी के ओर में है, आपको इसी की ओर में चेक करना है। ये अपने पास इक्वेशन है, इसमें से कौन सा इसका हल है। ऊपर इसमें हिंदी में था, नीचे इंग्लिश में। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन है x - 2y
इज इक्वल टू 4। पहला पॉइंट अगर लेते हैं तो 0 - 4 इज इक्वल टू 4, पहला तो गलत हो गया। सेकंड है 2 0, 2 - 2 इंटू 0 4, 2 इज इक्वल टू 4, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है x - 2y यानी कि 4 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, ये ट्रू है। थर्ड वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट है। थर्ड वाला क्या है राइट। आगे चलते हैं फोर्थ वाले पे। थर्ड वाला यार बाकी जो है रॉन्ग है, थर्ड वाला अपने पास ट्रू है, यानी कि यस इसका सॉल्यूशन है, यस लिख सकते हो आप, यस। नेक्स्ट रखते हैं √2 -2 इंटू 4√2। अब सोल्व करेंगे तो ये पूरा पूरा जो है कैंसिल तो होगा नहीं अपने पास, ये अपने पास -7√2 बचेगा, ये 4 के इक्वल नहीं होता, ये भी कैंसिल। लास्ट में है 1, 1 - 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि 1 - 2 -1 नॉट इक्वल टू 4, ये भी गलत। तो इसमें जो है अपने पास एक ही सॉल्यूशन बचेगा, जो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन 3 जो है इसका क्या है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 में ये दो अपने पास ट्रायंगल दिए गए हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ABM। अब ABM तो आपको सीधा दिख रहा होगा, ये साइड इसके बराबर है, दो साइड ये इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो ये हो गया साइड साइड साइड, इससे क्या हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे अपने पास कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट अगर आप बात करें ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कंप्लीट को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कंप्लीट, तो इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये आधी साइड अगर आधी के बराबर है, और ये इसका M इसका मिड पॉइंट है, N इसका है क्योंकि मीडियन है, तो BC साइड QR के बराबर है, AB साइड PQ के बराबर है, और जो एंगल B है वो Q के बराबर है। क्यों है? क्योंकि जो अभी हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो जो दोनों एंगल हैं ये CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल है ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, SAS। क्वेश्चन 33, ये थोड़ा सा पजल वाला, आपको नोटबुक वगैरह लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसमें टाइम ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा, बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC डैश, ABC डैश, और दूसरा जो है ये है ACB डैश, ठीक है। पहला है ABC डैश, ABC डैश ये ट्रायंगल, नेक्स्ट है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको प्रूव करना CC डैश बराबर है BB डैश, तो ये CC डैश यानी कि ये साइड इसके प्रूव करनी है, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये दो जो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल कौन से, इसमें जो है ACC डैश, और दूसरा जो लेंगे ये अपना लेंगे AB डैश B, ठीक है। सोल्व कर लेंगे। देखो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, CAC डैश ये वाला जो एंगल है इस वाले के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब बीच वाला कॉमन है और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट है AC डैश AB के बराबर है, AC डैश जो है ये क्या है AB डैश के सॉरी AB के क्या है इक्वल, ठीक है। सोल्व कर लेना थोड़ा सा, इसमें देखिए पजल होने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा उसमें। बाकी आप मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसका देख सकते हैं आप सॉल्यूशन। 34 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो आपको APD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CQB के। APD देखिए APD ये ऊपर वाला है और नीचे है BQC। अब अगर ये एक अपने पास पैरेललोग्राम है, कंप्लीट एक क्या है पैरेललोग्राम, तो इसके अपोजिट साइड इसके बराबर है, BQ जो साइड है ये DP के क्या बराबर दी हुई है अपने पास गिवन है, तो इसमें एक चीज़ और बच गई, ये जो एंगल है इधर वाला ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। रीजन क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, साइड बीच में एंगल फिर साइड, साइड बीच में एंगल फिर साइड, SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। AP जो है ये भी प्रूव हो गया CQ की, यानी कि ये साइड इसके बराबर है CPCT से। नेक्स्ट ट्रायंगल है AQB, ये वाला जो ट्रायंगल है दूसरा है CPD, ये बराबर है सेम वही अभी जो हमने यूज़ किया था, अपोजिट साइड यहाँ पे बराबर हो गई, ये जो साइड है इसके बराबर है। इसमें जो इधर वाला एंगल होंगे अब अल्टरनेट एंगल ये बराबर हो जाएंगे, तो सेम CPCT से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट 34 इसमें जो है और में जो है 34 में एक और दे रखा है,
आपको प्रूव करना है ए एफ जो है वो 1/3 है सी का। अब देखिए ये तीनों साइड अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरम होती है, ये साइड इसके बराबर होगी, तो तीनों अगर आपस में बराबर हो गई तो जो ए एफ है वो पूरी साइड का इसी का क्या है, तीसरा हिस्सा है, क्योंकि ये सारे बराबर हैं। और कौन सी थ्योरम जो है यहाँ पे यूज होगी, इसको जो थ्योरम का नाम है इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। क्वेश्चन 35 ये अपने पास दिया गया है, ठीक है। इसको शो करना है, बहुभुज बनाए, यानी कि इसके लिए आपको एक पॉलीगन ड्रॉ करना है। इसको कर सकते हैं। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे टेबल दी गई है जिसमें 400 नियॉन लैंप दे रखे हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है, सबसे पहले देखिए रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की सहायता से इसको दिखाना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम मोर देन 700 हावर, 700 घंटे से ज़्यादा लाइफ टाइम कितनों की है, ये यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 700 से ज़्यादा, इससे आगे आगे जो है ये आपको लेने हैं, यहाँ पे ये इससे पीछे वाले नहीं लेने हैं। तो 74 + 62 + 48, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 184 जो इसका राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे 500 से लेकर और ऊपर ऊपर कुल कितने हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनके लाइफ टाइम 500 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी, सेक्शन ई। सबसे पहले देखिए ये पहला है, इसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो 2 को 11 से डिवाइड कर लेना। 2 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, लगभग सभी को आता है, ये आएगा 0.1818 चलता जाएगा, यानी कि 0.18 का बार। सेकंड है, इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 0.38 का बार। बार हटाएंगे तो 888 ऐसे लिखेंगे, ये x की इक्वल है। 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x = 3.888 चलेगा, लेकिन डेसिमल के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए। तो अभी इसको 10 ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x = 38.888 है। अब ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10x जो है इसके नीचे लेके आऊँगा मैं माइनस करने के लिए, 10x = 3.888 है, इस प्रकार चलेगा। यह आएगा 90x, और जब इसको माइनस करेंगे तो आगे वाले सारे कैंसिल होंगे, 35 बचेगा अपने पास। तो x की वैल्यू जो है 90 यहाँ आगे जाके डिवाइड में आएगा, 35/90 जो इसका राइट आंसर होगा। 5 से काटेंगे तो 7/18, 7/18 राइट आंसर आ जाएगा अपने पास। थर्ड है द डेसिमल ऑफ 2/11 इज ए टाइप ऑफ, तो 2/11 क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रही बट रिपीट हो रही है, तो इसमें राइट आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट नहीं आएगा। फिफ्थ है, यहाँ पे इसको mn की फॉर्म में लिखना है और mn का जोड़ बताना है, तो mn का मतलब है p/q की फॉर्म। तो 0.38 बार ये अभी अपने पास आया ही था, 7/18। अब इनको ऐड करना है, 7 + में 18 का जब सम करेंगे ये आएगा 25। क्वेश्चन 37 का देखिए, यहाँ पे ये भी केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें देखिए 37 जो क्वेश्चन है, इसमें ही द टेम्परेचर, पहले देखिए टेम्परेचर का फॉर्मूला है, ये यूज़ करना है। टेम्परेचर का फॉर्मूला है, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट = 9/5 मल्टीप्लाई में 30 प्लस में 32, 5 से काटेंगे 6, 9 और 6 की मल्टीप्लाई होती है 54 + 32, ऐड करेंगे तो 86। तो 86 जो है फ़ारेनहाइट आएगा पहले वाले में, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड है टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 95 = 9/5 C प्लस में 32, 32 लेफ्ट में आगे पहले माइनस का होगा, 32 जब माइनस करेंगे तो यह अपने पास आएगा 63, और ये इक्वल है 9/5 डिग्री C के। तो अब 5 नीचे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, ये C की वैल्यू 9 से काटेंगे 7, 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35, तो यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ये मैंने अभी आपको इस ऊपर वाले पार्ट में करके बताया है, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने अभी आपको बता दिया, इस वाला में जो पहले वाला जो पार्ट किया है सेम इसी प्रकार सोल्व करना है, और या फिर आप जो इसमें यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस C की जगह रखेंगे।
फोर्थ है किस टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। तो ये ले लेता हूँ मैं, दोनों जगह जो है सेम वैल्यू पुट कर लेता हूँ, यानी कि दोनों जगह या तो आप F यूज़ कर लीजिए या ये आप यूज़ कर सकते हैं C, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे दोनों। तो दोनों जगह मैं x यूज़ कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 9/5 प्लस में 32। अब इसको उधर लेके आऊँगा तो x इज माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32। एलसीएम लेंगे 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32 माइनस 4x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से जो अपने पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5/-4, 4 से काटेंगे 8 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 40, लेकिन नीचे माइनस का है तो -40। तो -40 के ऊपर जो C और F है इनकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, बराबर। 38 का क्वेश्चन है, टेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसकी डायमीटर दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग ए वैकेशन टू फ्रेंड डिसाइडेड टू विजिट शिमला ड्यू टू द पीक डे इन द शिमला, दे डिड नॉट गेट एनी रूप एट स्टे। उनको टेंट लगाना है। टेंट आपको पता होगा कॉनिकल टाइप का होता है, इस तरीके का टेंट लगाना है, कहीं पे घूमने गए हुए हैं। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। हाइट है, वैसे तो सेंटीमीटर में नहीं आनी चाहिए थी, मीटर में आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो रहना चाहेंगे तो उनको बड़ा टेंट लगाना पड़ेगा ना, मीटर में होता है। मीटर वैसे तो नॉर्मली मीटर अगर देखेंगे वो भी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर है तो अपने को सेंटीमीटर यूज़ करना है। डायमीटर 14 है तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। हाइट इसकी है 22 सेंटीमीटर। पहला है कितना वॉल्यूम इसका स्टोर कर पाएगी एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर स्टोर इन द कोनिकल टेंट। तो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है r मल्टीप्लाई आर और हाइट है 22। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1129.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट इसमें आपको निकालना है कि बेस एरिया, नीचे का एरिया क्या होगा। नीचे सर्कल होता है कोनिकल, ऊपर से जो है टेंट है तो नीचे से क्या सर्कल है। सर्कल का जो एरिया होगा वो होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस r मल्टीप्लाई आर, 7 से 7 काटेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थर्ड, यदि कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की टेंट को और उसके लिए 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वेयर लग रहे हैं तो कितने रुपए लगेंगे। तो उसके लिए आपको स्लैंट हाइट चाहिएगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो आर अपने पास यहाँ पे है 7, हाइट है यहाँ पे 22। तो पहले एल निकाल लेते हैं। एल के लिए 7 का स्क्वेयर प्लस में 22 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। 7 का स्क्वेयर 49, 22 का 284 ऐड करेंगे 533, 533 का स्क्वेयर रूट 23.09। अब इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं 22/7, रेडियस 7, एल की वैल्यू 23.09। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 507.98 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसके लिए पैसे लग रहे हैं। पैसे कितने हैं देखिए, मैं अब यहाँ पे एक सरफेस एरिया यूज़ कर लेता हूँ। एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आ गया 507.98 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर के लिए 50 पैसे लग रहे हैं। 50 पैसे का मतलब क्या है, 0.50 रुपीज़, यानी कि 50 पैसे। तो 507.98 के लिए कितने लगेंगे, ज़्यादा के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, यह आएगा 254 रुपये। टोटल इतने रुपये लगेंगे 254। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर